आज का टॉपिक हम बनाने जा रहे हैं कि करियर इन मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग है क्या और मर्चेंडाइजिंग में करियर बनाने से क्या बेनिफिट होगा। तो गारमेंट इंडस्ट्री में, एक्सपोर्ट हाउस में या बाइंग हाउस में मर्चेंडाइजिंग का बहुत बड़ा रोल है। बिना मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट के ये कंप्लीट शिपमेंट, ये कंप्लीट प्रोसेस हो ही नहीं सकता, संपन्न पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि मर्चेंडाइजर जो रोल करता है, मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट जो रोल करता है, उस वो एक ब्रिज का, सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन का रोल करता है। मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट के पास हर तरह का इंफॉर्मेशन होता है जो हर डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना पड़ता है। जिस डिपार्टमेंट के पास जो जानकारी, जिस डिपार्टमेंट को जो जानकारी चाहिए, वो मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट के पास ही आते हैं और उस डिपार्टमेंट के पास आके जो भी जानकारी चाहिए वो पूछते हैं। वो मर्चेंडाइजर उनको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन उनको देता है कि इसमें क्या होना है, क्या होना था। क्योंकि मर्चेंडाइजर ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बायर से कनेक्टेड होता है। तो बायर या बाइंग हाउस, दोनों, बाइंग हाउस में भी मर्चेंडाइजर ही बैठता है। तो जो बायर इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता है, डायरेक्ट बायर से काम कर रहे हैं, तो जो मेल आपको डायरेक्टली बायर से आएगा और बाइंग हाउस या लाइजन ऑफिस के थ्रू आप काम कर रहे हैं, तो आपको जो भी मेल आएगा वो आपको बाइंग हाउस के थ्रू या बायर के थ्रू आपके पास, आप ही के पास आएगा और किसी और के पास नहीं जाएगा। किसी और डिपार्टमेंट, अधिक कंपनी के एमडी या आपके सीनियर एमडी को सीसी रहेगा और मर्चेंडाइजिंग टीम को ही आएगा। कम्युनिकेशन ऑफ सेंटर और इंफॉर्मेशन सेंटर आप कह सकते हो कि पूरे एक्सपोर्ट हाउस का मर्चेंडाइजिंग टीम ही होता है। और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट आप इसको कह सकते हो पूरे एक्सपोर्ट हाउस में, कि एक बहुत अच्छा पोस्ट है मर्चेंडाइजिंग का एक्सपोर्ट हाउस में और बाइंग हाउस में या लाइजन ऑफिस में। बहुत अच्छा एक्सपोर्ट है, इसमें एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है। क्योंकि आप नोटिस करोगे कि ये जो एक्सपोर्ट हाउस की इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट हाउस की इंडस्ट्री में जो लेबर हैं वो 80% इलिटरेट है, ठीक है। तो जो पढ़े लिखे डिपार्टमेंट है, और वो डिपार्टमेंट कुछ ही हैं, जो एक डिजाइन डिपार्टमेंट होता है जो डिजाइनिंग करती है, और एक मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट होता है। बाकी अकाउंट वगैरह तो बेसिक होता है, सबकी सैलरी वाली। तो इसमें मर्चेंडाइजर का जो रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो बायर से कनेक्टेड होता है, वो बिजनेस में डील करता है, बायर के साथ डील करता है, बिजनेस को पूरा एग्जीक्यूट करता है, शिपमेंट को पूरा भेजता है, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरी शिपमेंट को भेजता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होते हैं, बहुत ही क्रूशियल रोल होते हैं मर्चेंडाइजर का। ये नहीं कह सकते कि मर्चेंडाइजर का काम एक छोटा सा काम होता है और वो आप आराम से रिलैक्स होकर कर सकते हैं। मर्चेंडाइजर के ऊपर कंप्लीट शिपमेंट का बहुत प्रेशर होता है। वो प्रेशर का, और वो हमेशा रहता है, क्योंकि एक सीजन की शिपमेंट जाती है, दूसरे सीजन की फिर शिपमेंट आ जाती है। शिपमेंट चल रहे थे, साथ साथ बहुत सारे सैम्पलिंग भी चल रहे होते हैं। तो एवरेज कोई भी मर्चेंडाइजर किसी भी एक्सपोर्ट हाउस का जनरली 30 से 40 स्टाइल प्रोडक्शन का लेके चल रहा होता है। 30, 40, 50 स्टाइल उनके सैम्पलिंग के चल रहे होते हैं, जिनके पीडी सैंपल, डेवलपमेंट सैंपल बन रहे हैं, टेकबैक आ रहे हैं, सैंपल बन रहे हैं। तो इतने होते हैं उनके पास काम, जिससे वो मतलब पूरे सीजन भर उसी को रोटेट करते रहते हैं। एक गया, एक सीजन खत्म हुआ, हिट 1 खत्म हुआ, हिट 2 आ गया, हिट 2 खत्म हुआ, हिट 3 आ गया, फिर सीजन चेंज हो गया, उनके फिर हिट 1, हिट 2। तो ऐसे ही काम होता रहता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, बहुत ही क्रूशियल इनका वर्क होता है, बहुत ही प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट है। तो क्योंकि सबके पास जो इन्फॉर्मेशन नहीं होता है उस प्रोडक्ट का, वो इन्फॉर्मेशन आपको मर्चेंडाइजर के पास आपको मिल जाएगा। इसलिए मर्चेंडाइजिंग टीम में अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है ये आपके लिए। कि एक्सपोर्ट हाउस किसी बोलो क्या करते हो, तो बोलो मर्चेंडाइजर, ओह, तो आपको सब, अगर आप बोलिए पहचानने के लिए, तो आपको सब पहचान जाएगा। प्रोडक्शन में 100 लोग होते हैं, लेकिन सबको नहीं पहचानता। लेकिन मर्चेंडाइजर लिमिटेड ही होते हैं, छोटे छोटे एक्सपोर्ट्स में, बड़े एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो आप डिपार्टमेंट और बायर के नाम से और आपके नाम से लोग आपको पहचानना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, ये क्योंकि हर काम के लिए आप ही को बुलाया जाएगा, हर चीज़ में आप ही को इन्वॉल्व किया जाएगा। अब हम बेसिक रूप से मर्चेंडाइजर का रोल क्या होता है जो वो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने जाना इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें ग्रोथ भी है, क्योंकि ग्रोथ इसलिए है कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ नए सीखने को मिलेगा। फिर आप जब एक कंपनी के बाद दूसरी कंपनी चेंज करते हैं तो सीखे हुए रहेंगे, तो फटाक से आपको दूसरी जगह जॉब मिल जाएगा। अब जॉब चेंज किए तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, तो मतलब ग्रोथ भी अच्छा है। किसी कंपनी में आप ज़्यादा नहीं टिक गए तो खुद ही इतने सीनियर हो जाएंगे, सब कुछ हैंडल करना आप ही को हो जाएगा। फिर पहले असिस्टेंट मर्चेंडाइजर बनोगे, फिर मर्चेंडाइजर बनोगे, मर्चेंडाइजर के सीनियर मर्चेंडाइजर बनोगे, उसके बाद एएमएम बनोगे, एएमएम के बाद एमएम बनोगे, डीएमएम बनोगे, जीएम बनोगे। और इन्हीं में से अगर लोग वीपी तक बन के काम करते हैं तो ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। किसी बड़े इंडस्ट्री को में काम कर लिया आपने और टिक के आपने काम किया, बहुत अच्छा ग्रोथ है आपका। इसलिए फ्यूचर अच्छा है। अनस्टेबल है, ऑब्वियसली अनस्टेबल है, जो प्राइवेट जॉब है ऊपर नीचे होता रहता है। थोड़ा सा किसी टाइम में थोड़ा काम हल्का लगेगा, उस समय थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी लगती है, लेकिन जॉब अच्छा है और पोजीशन अच्छा है। तो आज हम बेसिक जो हम बात करेंगे कि मर्चेंडाइजर का रोल क्या होता है किसी भी बाइंग हाउस में। पहले एक्सपोर्ट हाउस से आज डिस्कस करते हैं एक्सपोर्ट हाउस में क्या काम होता है, और एक्सपोर्ट हाउस के बाद किसी और दिन हम बाइंग हाउस के लिए जानेंगे तो बाइंग हाउस में का रोल क्या होता है। तो बेसिक रोल हम डिस्कस करेंगे जो आपको आराम से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला रोल होता है किसी भी मर्चेंडाइजर का कम्युनिकेशन हो गया कि कोई भी मेल आप ही के पास आएगा। जैसा हमने बताया है कि जो भी मेल आएगा बाइंग हाउस से, बायर से या इंटरनल डिपार्टमेंट से, सारा का सारा कम्युनिकेशन आप ही के पास आएगा। आप ही उस पर मेल सेंड करोगे और मेल राइट करोगे, मेल रिसीव करोगे, क्योंकि किसी भी चीज़ की जानकारी किसी को इंटरनल डिपार्टमेंट को चाहिए तो मर्चेंडाइजर के पास ही आएगा, और मर्चेंडाइजर उस चीज़ का रिप्लाई कर देता है कि ओके ये ऐसे ऐसे होगा, क्योंकि पूरे वो प्रोडक्ट आपका अपना प्रोडक्ट है। आप उस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानते हो, इसलिए जानते हो कि वो प्रोडक्ट आपने खुद बनाया है, सैम्पलिंग आपने खुद किया है, तो एक एक चीज़ आप बारीकी से उसके बारे में जानते हो। बाइंग हाउस वाला भी जानना चाहता है इस प्रोडक्ट के बारे में, कुछ जानना चाहता है आप ही बताओगे, उसकी कॉस्टिंग भी जानना चाहता है आप ही बताओगे। मतलब सिर्फ डिलीवरी डेट वगैरह था, बायर आपको जो खरीदेगा वो डिलीवरी डेट बता देगा, इतने तक की डिलीवरी डेट होगी और इतनी क्वांटिटी होगी, प्राइस फाइनल ये होगी। तो इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ कैश फ्लो मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट होता है। तो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत सलीके से होना चाहिए, जिससे आप ऐसे कम्युनिकेट करो, ऐसे मेल भेजो जिससे ध्यान रहे कि आप कभी गलती से ना फंसो, क्योंकि बाइंग और थोड़ी सी भी गलती होगी तो बाइंग हाउस वाले आपके ऊपर डाल देंगे कि आपने ये लिखा था, तो वो स्मार्टली मेल लिखा करो। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि आपको हर डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन ही है, हर डिपार्टमेंट से जोड़ के रखता है। कोई भी किसी से बात करो वो राइटिंग में डाल दो, कोई भी ऑर्डर कंफर्म हो राइटिंग में डाल दो, कुछ भी प्राइस कंफर्म हो राइटिंग में डालो। ओरल कम्युनिकेशन का ही वैल्यू, रिटन कम्युनिकेशन का ही वैल्यू हो, ओरल कम्युनिकेशन का इंडस्ट्री में कोई वैल्यू नहीं है। बात करते हो फटाक से राइटिंग में डालो, जल्दी से राइटिंग में डाल दो, एज डिस्कस्ड इन द मीटिंग, ये हुआ, ये पॉइंट डिस्कस हुए, ठीक है, प्राइस, ये प्राइस क्लोज हुआ। अब सामने वाला कोई कंफ्यूजन है तो वो उसको चेंज कर देगा कि नहीं ये कुछ चेंजेस है, ठीक है। लेकिन रिटन रहेगा तो रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। ऑर्डर डिलीवरी डेट बायर ने मांगा, आपने कंफर्म किया, बायर आपने साथ में भी लिख दिया कि ये डिलीवरी डेट, और आज ऑर्डर कंफर्म होता है तो डिलीवरी डेट आज से 90 दिन या आज से 45 दिन, 8 से 60 दिन, ठीक है। और बायर ने उसको कंफर्म करने में 20 दिन ले लिया आपको, तो आप फिर उसी मेल पे जाओगे निकाल के, मैंने बताया था कि मैं आज से, अगर ये ऑर्डर विद इन डे और 2 कंफर्म होता है, देन विल मीट द डिलीवरी ऑफ 90 डेज फ्रॉम टुडे, ओके। अब जिस दिन कंफर्म होगा उस दिन से आप 90 डेज जोड़ोगे, तो वो आपका राइटिंग में रहेगा तो ठीक रहेगा ना, तो प्रेशर तो रहेगा, क्योंकि किसी भी बायर को चाहिए डिलीवरी डेट, वो फिक्स करके बैठे हुए रहते हैं, तो वो आपसे मांगेंगे कि हाँ मुझे वही चाहिए। लेकिन आप अपने
अगर राइटिंग में रखोगे तो अच्छा रहेगा। अगला पॉइंट है कॉस्टिंग। एक मर्चेंडाइजर कॉस्टिंग आनी चाहिए, और ये आनी ही आनी चाहिए। अगर मर्चेंडाइजर कॉस्टिंग नहीं करना जानता है तो उसको सीखना पड़ेगा। अब जैसे जैसे सीनियर बनते जाओगे कॉस्टिंग आप सीखोगे ही, क्योंकि कॉस्टिंग जितने गारमेंट आप बनाओगे, आप बनाओ या डिजाइन टीम बनाएगी, सबकी कॉस्टिंग आप ही को करनी है। तो असिस्टेंट लेवल से ही आप लग जाना कॉस्टिंग कैसे की जाती है। हाँ, तो कैसे सीनियर आपकी कॉस्टिंग कर रहा है, गारमेंट की कॉस्टिंग कैसे कर रहा है, फैब्रिक का कॉस्ट कैसे ले रहा है, ट्रिम्स का कॉस्ट कैसे ले रहा है, किस किस चीज़ का कॉस्ट कहाँ से ले रहा है, किस सप्लायर से ले रहा है, प्रिंट का कॉस्ट कहाँ से आ रहा है, अलग से एप्लिक प्रिंट या किसी भी तरह के पिगमेंट या रबर प्रिंट जो भी हो गया, किसी भी तरह का एम्ब्रॉयडरी का कॉस्ट कहाँ से आ रहा है, अड्डे का कॉस्ट कैसे आ रहा है, मतलब ट्रिम्स के कॉस्ट कहाँ से लिए जा रहे हैं। तो ये सब असिस्टेंट के पोस्ट पे आप रहोगे तो जरूर सीखना, क्योंकि आपको सीनियर होते ही आपको सारी कॉस्टिंग आपको ही करना है। फाइनल आपके बॉस कर देंगे, हो सकता है फर्स्ट कॉस्टिंग आप ही को राइट हो भेजने, बहुत जगह आप ही सीनियर मर्चेंट भेज देते हैं, और जब फाइनल कॉस्टिंग होता है तो आपके सीनियर फाइनल करते हैं कि 19-20 उनके पास भी राइट होता है कि इतना तक हम डाउन जा सकते हैं, इतना तक अप जा सकते हैं, क्योंकि 99% केस में फर्स्ट कॉस्टिंग क्लोज नहीं होती, कुछ ना कुछ बायर नेगोशिएट करता है। हाँ, तो ये कॉस्टिंग आपको जाननी ही जाननी है, ठीक है। ये आपके वर्क प्रोफाइल में आएगा। तो पहला हो गया कम्युनिकेशन, करना ही करना है। दूसरा हो गया कॉस्टिंग। तीसरा हो गया टीएनए मेकिंग। अब टीएनए क्या होता है हमने बेसिक किसी और वीडियो में हमने जाना है डिटेल में टीएनए क्या होता है, फिर भी मैं आपको बेसिक में बता देता हूँ। टीएनए किसी शिपमेंट की प्लानिंग होती है। कोई शिपमेंट डिलीवरी डेट किसी शिपमेंट का आ गया, बायर ने दे दिया डिलीवरी डेट इतना तारीख है, और हमने जिस दिन ऑर्डर कंफर्म हुआ उसके अगले दिन ही सारा ट्रिम्स हमने ऑर्डर कर लिया। तो हम जिस दिन ऑर्डर कंफर्म होता है, ऑर्डर कंफर्म से लेकर डिलीवरी डेट के बीच में हम टोटल पूरी शिपमेंट को टुकड़े टुकड़े में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं उसको कि हाँ जी 10 दिन में इस शिपमेंट को टोटल 90 डेज या 60 डेज जो भी होगा उसको हम डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे डेज में, कि हाँ जी सैम्पलिंग हमारा 10 से 15 दिन में ख़त्म होगा, 20 दिन में ख़त्म होगा। प्रोटो कब जाएगा, इतने तारीख को जाएगा। उसके अप्रूवल कब आएंगे, प्रोटो के बाद, मतलब प्रोटो पे ऑर्डर कंफर्म हो चुका है मान लीजिए, तो कंफर्म होने के बाद फिर सैंपल कब जाएगा आपका, इतने तारीख को जाएगा। उसका अप्रूवल कितने तारीख को आएंगे, फिट के बाद और रिवाइज फिट की ज़रूरत है वो कितने तारीख को जाएगा, रिवाइज फिट के अप्रूवल कितने तारीख को आ जाएंगे। उसके बाद पीपी सैंपल कब जाएगा, पीपी सैंपल कब अप्रूव होंगे। तो ये आपको सैंपल का, उसके बाद होगा कि फैब्रिक ऑर्डर, हम ग्रे फैब्रिक कितने तारीख को ऑर्डर कर रहे हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। जिसने ऑर्डर कंफर्म हुआ उसको 24 आवर्स के अंदर ही आप फैब्रिक ऑर्डर कर दें, साथ में लैब डिप भी बनने को दे दें। ये लैब डिप बनने, तो हम फर्स्ट लैब डिप कब सबमिट कर रहे हैं, लैब डिप बायर के पास कितने तारीख को जाएगा, अप्रूवल कब हो गया आएगा। अप्रूवल होने के बाद हम मिल को हम दे देंगे कितने तारीख को देंगे, और वहाँ से इनिशियल बल्क कब बन के आएगा, बल्क फैब्रिक कब बन के आ गया। तो ये फैब्रिक क्लोज हो गया, कितने तारीख को इनिशियल बल्क आएगा, उसी से हम पीपी सैंपल भेज देंगे, क्योंकि पीपी सैंपल हमेशा हमारा बल्क फैब्रिक में से जाता है। अब आता है हमारा कि वो ट्रिम्स। अब ट्रिम्स हमारे ध्यान रखना कि पीपी सैंपल बनने से पहले और बल्क फैब्रिक आने से पहले हमारे सारे ट्रिम्स बायर से अप्रूव होके इन हाउस हो जाने चाहिए। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब ऐसे ऑर्डर करोगे फटाफट इन हाउस करोगे, मर्चेंडाइजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहुत जगह स्टोर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन मर्चेंडाइजर 100% रिस्पॉन्सिबल होता है कि टोटल ट्रिम्स आप इन हाउस करवा के रखो, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया। उसका पीपी सैंपल हमारा पास होते ही, पीपी सैंपल पास होने के बाद हमने प्रोडक्शन को हैंड ओवर करना, फाइल कितने तारीख को फाइल हैंड ओवर करना है, ये जितने तारीख को हमारा पीपी सैंपल भी पास होके आ गया और हमारा बल्क फैब्रिक ट्रिम्स सब कुछ इन हाउस पड़े हुए हैं, तो कम से कम 40 डेज ऑफ प्रोडक्शन को दोगे ही दोगे। हाँ, जिस दिन फाइल हैंड ओवर करो उस दिन मीटिंग कर लेना प्रोडक्शन के साथ, वो पीपीएम मीटिंग, तो लिखा जाएगा पीपीएम इतने प्री प्रोडक्शन मीटिंग, कि उसमें प्रोडक्शन वाले सारे मिलके और बाइंग हाउस की टीम भी कोई आ जाती है, सारे मिलके डिस्कशन करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, सैंपल कैसे बना, प्रोडक्शन में कैसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कितने लाइन पे इसको प्लान करेंगे, छोटा स्टाइल है, बड़ा स्टाइल है, 2000 पीस का या 2 लाख पीस का स्टाइल है, उसके हिसाब से पूरी प्लानिंग हो जाती है। शिपमेंट जो डिलीवरी डेट है उस डिलीवरी डेट से 7 दिन पहले
हमें शिपमेंट एक्सपेक्ट ही करना होता है, क्योंकि हमें फॉरवर्डर को देना होता है वो कस्टम क्लियरेंस करवाने के बाद। वो हो गया। उसके बाद उसके बीच में हमें इंस्पेक्शन वगैरह भी करवाने होते हैं। तो इंस्पेक्शन का इनलाइन कब करवाएंगे, मिड कब करवाएंगे, फाइनल इंस्पेक्शन करवाएंगे, सारे डेट है। ये टोटल समरी मिला के TNA बन जाता है, जिसको हम कहते हैं टाइम एंड एक्शन। ये बाइंग हाउस को भेज दे और बाइंग हाउस वाले टिक मारते रहेंगे, ओके प्रोटो सैंपल का डेट आपने 10 तारीख को दिया था, सैंपल 8 को आ रहे हैं या 15 को आ रहे हैं, तो लिखेगा। अगर 8 को आ रहे हैं तो ओके लिखेगा, 15 को आ रहे हैं डिले एट द फैक्ट्री पार्ट। लास्ट में अगर सारी शिपमेंट ऑन टाइम चली जाती है तो ओके लिखा जाता है। अगर सारी शिपमेंट किसी भी कारण से डिले हो गई तो लिख देगा से डिले एट द मर्चेंट पार्ट। क्या प्रोटो सैंपल फिट सैंपल इतना डिले, फिट सैंपल 4 बार गया, आपके 4 बार गया और रिजेक्ट हो गया, मतलब आपके पैटर्न मास्टर गलत पीस बना रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, फिट सैंपल ही पास नहीं हो रहा है। PP सैंपल गया जो हुआ पास हो गया या कोई कमेंट आ गया। उसके बाद फैब्रिक इन हाउस होने में टाइम लग गया, आपने मेल का ये नहीं ट्रिम्स इन हाउस होने में टाइम लग गया, मतलब उसके बाद सारी चीज़ उन्हीं से मैच की जाएगी कि आपने जो डेट दिया वो डेट आपका मैच कर रहा है कि नहीं। तो TNA का डेट थोड़ा ध्यान से एक बार सीनियर के साथ, जो सीनियर बैठे रहेंगे TNA दे रहे हैं, तो उनके साथ रहते रहते सीख जाओगे आप। चलिए अगला पॉइंट होता है हमारा सैम्पलिंग। सैम्पलिंग तो आप जानते ही हो कि बिना किसी सैंपल के शिपमेंट जाएगी नहीं। तो पहला पीस नहीं बनेगा तो सैंपल कैसे शिपमेंट कैसे जाएगी। तो पहला पीस हमारा वो वही प्रोटो सैंपल, बहुत जगह प्रोटो कहते हैं, बहुत जगह डेवलपमेंट सैंपल कहते हैं। तो अब ये सैंपल कैसे बनेगा, तो ये सैंपल बायर अपना टेक पैक बहुत जगह भेज देता है कि टेक पैक ये लो, और टेक पैक के हिसाब से सारी डिटेलिंग, उसमें फैब्रिक वगैरह की डिटेलिंग सब कुछ रहती है। तो वो आप निकाल के उसके हिसाब से आप सैंपल एक बना दो। अब अपने सैंपल बना के बायर को भेज दिया, तो वो हो गया प्रोटो सैंपल। प्रोटो सैंपल कमेंट आया, कंफर्म हो गया तो ऑर्डर कंफर्म। उसके बाद फिट सैंपल बनेगा, फिट सैंपल बनवाओ। फिट सैंपल बनाने के बाद अगर कोई बायर साइज सेट मांगता है, साइज सेट होता है कि जंपिंग साइज में, तो हर साइज में एक एक पीस तो बहुत कम ही बायर मांगते हैं, क्योंकि अगर आपके अगर लेडीज़ के गारमेंट हो गया तो XS से लेके XL तक साइज जाते हैं, किसी के XXL भी जाते हैं। और जनरली उसके बाद तो बायर जंपिंग साइज में पीस मांग लेता है, ठीक है, एक साइज चेक करने के लिए कि डमी पे फिट आ रहा है, वो अपने लाइव मॉडल को पहना के भी देख लेता है वहाँ पे। वो हो गया। अगर आपके बच्चों में है तो बच्चों के भी पीस मांग लेते हैं बायर, किस साइज़ के हैं। न्यू बॉर्न के हैं तो न्यू बॉर्न में, टॉडलर में है तो टॉडलर में भी, टॉडलर के साइज बहुत होते हैं, हाँ, तो इसलिए जंपिंग साइज में ही जनरली मांगते हैं। तो छोटे 3-4 साल से स्टार्ट करके वो 12-14 साल तक ही खींच लेते हैं, तो साइज बहुत हो जाते हैं। तो आप देख लेना उनके बायर के रिक्वायरमेंट के साथ। बस मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। तो ये सैंपल, उसके बाद फिर PP सैंपल जाता है, PP सैंपल गया, PP सैंपल पास हो गया, तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्चेंडाइजर का ही होता है। इसमें किसी भी तरह की गलती अगर होती है तो मर्चेंडाइजर ही 101% रिस्पॉन्सिबल है। इसमें कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा सिवाय मर्चेंडाइजर के। अगर प्रोटो सैंपल या फिट सैंपल में कोई ट्रिम्स गलत लग के जा रहा है तो वो मर्चेंडाइजर, टैग गलत भर के जा रहा है तो फैब्रिक गलत लगा के दे रहे हो तो मर्चेंडाइजर, तो 100% जवाबदेही मर्चेंडाइजर की होती है, ठीक है। अब सोर्सिंग होता है कि बहुत जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होती है जिसमें आपको सारा डिटेल लिख के जो मटेरियल होता है आप लेके इंडेंट बना के, मतलब रिक्वायरमेंट शीट बना के, फैब्रिक की फैब्रिक रिक्वायरमेंट शीट और ट्रिम की ट्रिम रिक्वायरमेंट शीट आप बना के उन डिपार्टमेंट को आप दे देते हो कि लीजिए और इनको ऑर्डर कर दीजिए, तो वो आपका हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन बहुत ऐसे एक्सपोर्ट हाउस होते हैं जिसमें मर्चेंडाइजर खुद ही सोर्स करते हैं, डायरेक्टली फैब्रिक सप्लायर से बात करते हैं, डायरेक्टली ट्रिम सप्लायर से बात करते हैं, मटेरियल को इन हाउस कराते हैं, निगोशिएशन करते हैं, सारा काम मर्चेंडाइजर ही करते हैं, तो उसको सोर्सिंग कहते हैं। तो वो काम भी करते हैं। तो अब आपको जैसी कंपनी मिले उस हिसाब से आप काम करना। तो बट दिस इज द वर्क ऑफ द मर्चेंडाइजर। ये मर्चेंडाइजर ही काम ऐसा काम करता है, उनको करना भी पड़ता है। ये नहीं कह सकता है कि ये दिस इज नॉट माई वर्क, आपको सब काम करना है। शिपमेंट से रिलेटेड जो भी काम है भाई आपके, तो मर्चेंडाइजर बन के जा रहे हो तो ये काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी आप मेल डाल रहे हो, जितने भी सैंपल भेज रहे हो बायर को, आपका
रूल आता है जो कम्युनिकेशन करते हो बायर के साथ, तो आप उसको फॉलो अप करो, उस मेल में डालो ये सैंपल हमने इतने तारीख को भेजा है और इतने तारीख को सैंपल भेजा, वो सैंपल इतने तारीख को डिलीवर भी हो गया अगर आपने कुरियर आप किए हो तो। और बाइंग हाउस के थ्रू जा रहा है तो बाइंग हाउस को लिखो ये सैंपल इतने तारीख को हमने भेजा था, वो सैंपल का अप्रूवल दीजिए, क्योंकि अप्रूवल होगा फिर आप अगला सैंपल अगर आप नहीं मांगोगे तो वो बोलेंगे आप क्या सोए हुए थे, मतलब घूम फिर के आप ही के पे आनी है बातें। ठीक है, तो फॉलो जो भी ट्रिम फैब्रिक जो भी चीज़ हो, इवन कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट आप ऑर्डर कुछ भी करते हो वो भी आप फॉलो करो, मतलब ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद हो जाता है शिपमेंट प्लानिंग। तो शिपमेंट प्लानिंग तो सबसे पहले बहुत ऐसा होता है कि शिपमेंट एक्सपोर्ट हाउस शिपमेंट की प्लानिंग करते हैं, बिना शिपमेंट प्लानिंग के आपका ऑर्डर ही नहीं लेगा। जैसे बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउस होते हैं, आपको बताना पड़ेगा कि हमारे 2 महीने के बाद 2 लाख पीस का ऑर्डर आने वाला है, तो आपके लिए स्पेस बुक कर लेते हैं, तो आपको देना पड़ेगा वो ये कि आप 2 लाख पीस के बदले 2,20,000 पीस का ऑर्डर आ गया मान लीजिए 1,80,000, तो आपको अपना प्लानिंग स्पेस बुकिंग किया हुआ है तो शिपमेंट आपको वो देना होगा कि इसको ये हमने प्लान किया था इतनी शिपमेंटें आने वाली है, तो स्पेस बुकिंग आपने किया हुआ था अपने फैक्ट्री में, वो आपने प्लान करके दे दिया, एक ये हो गया। और दूसरी कि शिपमेंट कैसे जाएगी वो दूसरी प्लानिंग, वो प्लानिंग मतलब जो हम प्रोडक्शन टीम के साथ बैठ के कर लेते हैं कि जो हम एक्सपोर्ट हाउस को भेजते हैं वो कि इतने तारीख में शिपमेंट जाएगी, वो सारा TNA के हिसाब से ही होता है, तो इतने तारीख में शिपमेंट फैक्ट्री से मूव करेगी, वो शिपमेंट प्लानिंग भी होती है। ठीक है, उसके बाद फाइल हैंडओवर होता है। फाइल हैंडओवर जब आपका PP सैंपल हो जाता है तो आप फाइल हैंडओवर प्रोडक्शन को कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड फाइल हैंडओवर आपका। उसके बाद आपको होता है कि स्टेटस, बायर को आपको स्टेटस देना पड़ता है हमेशा, बाइंग हाउस को या बायर को स्टेटस आपको देना पड़ता है कि शिपमेंट जो है किस स्टेज पे है, कि अभी लाइन में चल रहा है और इनिशियल बन गए हैं, इनिशियल के बाद इंस्पेक्शन आपने ऑफर कर दिया, अभी कितने पीस उतरे हैं, उसके बाद कितना पीस पर डे का लाइन इतना है, तो वीकली आपकी स्टेटस मीटिंग होती रहती है बाइंग हाउस के साथ, तो आप स्टेटस आप उनको बताएं कि पर डे इतना पीस का हमारा आउटपुट है, इतना पीस फिनिशिंग में जा रहा है, इतने पीस वॉशिंग में जा रहा है, इतना पीस प्री फिनिशिंग है, तो ये आपको स्टेटस आपको देना पड़ता है बाइंग हाउस को। उससे उनको ये पता चलता है कि शिपमेंट इतनी इस स्टेज पे चल रही है, क्योंकि शिपमेंट इतनी होती है 2-2 लाख पीस, कोई देख के नहीं बता सकता कितना पीस आउट है कितना पीस इन है। ठीक है, तो प्रोडक्शन से आपको पूरी प्लानिंग लेके आपको प्रोडक्ट बाइंग हाउस को देना पड़ता है। और जब शिपमेंट आपका होने लगता है तो उस हिसाब से आप जैसे इंस्पेक्शन की प्लानिंग की हुई, इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट आप डालोगे या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बाइंग हाउस को डाल दो कि ये इंस्पेक्शन होने वाला, ये हमारा शिपमेंट रेडी है, इनिशियल स्टेज पे रेडी है, मिड पे रेडी है, जिस स्टेज पे रेडी है काइंडली आप आगे हमारे इंस्पेक्शन करो। अगर इंस्पेक्शन के लिए आते हैं और शिपमेंट रेडी नहीं रहता तो अबोट मार के चले जाते हैं, तो फाइन पेनल्टी मार के जाते हैं, वो कहते हैं हमारे टाइम का लॉस हुआ, हम आपके यहाँ आए और शिपमेंट रेडी नहीं था आपका शिपमेंट, इसलिए हम अबोटिव लगा के जा रहे हैं, तो कुछ परसेंटेज चार्ज आप पे कर देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, ध्यान देना है, तो वो होगा तो फिर लॉस है, चार्ज बैक हो जाता है उतना। तो अगर मान लीजिए 2%, 4%, 5% चार्ज बैक कर दिया तो इनवॉइस वैल्यू को मार देते हैं, तो लाखों में चला जाता है वो चार्ज बैक, तो नहीं होना चाहिए ऐसा। उसके बाद आपको डेली अपने इंटरनल डिपार्टमेंट से और अपने सैम्पलिंग वाले टीम सबसे मीटिंग करनी होती है कि आप जो सैंपल आपका बन रहा है किस स्टेज पे है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपको ध्यान में देना पड़ता है कि सैम्पलिंग अपना ढंग से चल रहा है, क्योंकि सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सैंपल नहीं बनेंगे तो शिपमेंट नहीं जाएगी, और सैंपल सही जाने चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबके साथ ये मीटिंग करते रहें, और वीकली कर ले, डेली कर ले, एक बार बैठ जाओ, देख लो, नज़र मार लो, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जो मूड बोर्ड आते हैं, अब वो फर्स्ट सैंपल कैसे बनता है, तो मूड बोर्ड आता है। ठीक है, तो मूड बोर्ड बायर भेजता है अपना कि हम इस सीज़न में अभी आने वाले हैं,
इस सीज़न के लिए, तो हम अपना मूड वोड भेज रहे हैं कि हमें इन्हीं तरह के ट्रिम्स, इन्हीं तरह का फैब्रिक, इन्हीं तरह के गारमेंट, इस तरह के अभी हम आपसे ख़रीदने के लिए आ रहे हैं। 1 महीने या 1.5 महीने 2 महीने के बाद आ रहे हैं, जैसे जितने के बाद आ रहे हैं, आप यही तरह का कलेक्शन रेडी करके रखें। तो आप डिज़ाइन टीम, पीटी टीम के साथ हेल्प लेके वो उन्हीं तरह के मटेरियल अरेंज करा के, या गारमेंट है तो गारमेंट बना के टेक पैक देते हैं, टेक पैक में उन्हीं कलर को फॉलो करके मूड बोर्ड के हिसाब से और मटेरियल को फॉलो करके आप गारमेंट बनाइए और बाहर को शोरूम में दिखाइए। तो यही सब थे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको एक्सपोर्ट हाउस में करने होंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको ये चीज़ें जो है सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आपको करनी ही करनी है। तो ये कोई थ्योरी नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल है, और ये आपको मतलब रियल लाइफ में जो एक्सपोर्ट हाउस में काम होता है ये मैंने आपको अभी बताया है, जो बहुत ही आप जैसे आप एक्सपोर्ट हाउस में काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि ये जो मैंने बोला है अभी वो कितना कोरिलेट होता है, मतलब सब कुछ लगभग यही होगा। हाँ, वर्क प्रोफाइल लगभग यही होगा। अब हर कंपनी के हिसाब से अलग अलग SOP होंगे उसके हिसाब से, लेकिन वर्क प्रोफाइल आपका यही होने वाला है। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी बता दिया, तो ये आपके लिए काफ़ी मेरे हिसाब से इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह देखें और इन्फॉर्मेशन गेन करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करो, जिससे और भी मेरे नए नए वीडियो में हर टॉपिक पे बना रहा हूँ, जो आपको हर वीक 1 या 2 वीडियो मिलेंगे और आपको उससे बेनिफिट होगा। थैंक यू।